एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल और पुलिस और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इसकी महती आवश्यकता लोगों ने बताई है, उसका विस्तार से इसमें वर्णन किया गया है। क्या सुधार जुडिशरी में होने चाहिए, किस तरह से लोगों को न्याय जल्दी और कम कीमत में मिले, मुकदमों का निपटारा जल्दी हो, कोर्ट के बाहर भी फैसले कर सकें, लोग आपस में समझौते कर सकें, उसकी व्यवस्था हो, लोक अदालतों का निर्माण हो और ऐसे लोगों का विश्वास जुडिशरी पर बढ़े, हमारे कानूनी तंत्र पर बढ़े, उसके लिए बहुत सारे सुधार इसमें सुझाए गए हैं। इसीलिए ई गवर्नेंस ये यहाँ भी होने की ज़रूरत है और ऐसी व्यवस्थाएं भी लागू की जा सकती हैं कि लोगों को बहुत सी जानकारियां अपने स्थान पर बैठे ही मिल सकें। पुलिस के रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है और उसमें एक विशेष बात ये कही गई है जो महिलाओं के साथ संबंधित है कि पुलिस डेडिकेटेड फॉर विमेन, जो महिलाओं की दृष्टि से, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से और उनके ऊपर होने वाले अपराधों की दृष्टि से हर एक राज्य में निर्माण की जाए ताकि महिला सुरक्षा भी बनी रहे और पुलिस का पूरा रिफॉर्म किया जाए। जो हमारे देश में वंचित हैं और जो बाकी के देश के हमारे क्षेत्र हैं, उनमें जो आज गहरी खाई आ गई है, उसको भी हमें दूर करना है, उसका भी विचार है। एससीज, एसटीज और बाकी जो हमारे यहाँ के दुर्बल सारे क्षेत्र हैं, उनको सामाजिक न्याय मिलना और उनका सशक्तिकरण होना, ये बहुत ज़रूरी है और उस सशक्तिकरण के लिए भी इसमें विस्तार से प्रोग्राम दिए गए हैं। जिसको हम अल्पसंख्यक कहते हैं, उनमें भी एक बहुत बड़ी भावना बहुत से क्षेत्रों में ये है कि अवसरों में असमानता है और वो उनके अवसर आगे बढ़ने के, शिक्षा के, उद्योग के आगे आने के, ये अवसर उनको और ज़्यादा इस तरह से दिए जाएं कि उनको भरोसा हो। अभी तक जो यहाँ से कई कार्यक्रम दिए हैं, प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम गया है, पर उसका परिणाम नहीं निकला। वहाँ के बहुत से नवयुवकों ने इस बारे में बार बार ये कहा है कि साहब ये सुनाई तो देता है, प्रोग्राम है, रेडियो में उसका विज्ञापन भी मिलता है, टेलीविजन में भी विज्ञापन आता है, लेकिन हमें धरातल पर नहीं मिलता कुछ। वी डोंट गेट एनीथिंग सब्सटेंशियल, कुछ उसके कारण से हमें लाभ होता नहीं है। तो उसके बारे में सुधार करना, कैसे सुधार करना, उसका भी विचार है। फिर सबसे बड़ी आवश्यकता फूड सिक्योरिटी की है, उसके बारे में पूरा चिंतन किया गया है। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो खाई है आज, जो अंतर है, उसका भी विचार किया गया है इसमें। और एक ये कोशिश की गई है कि ये बताया जाए कि देश को अब आगे बढ़ना है, छलांग लगानी है ऊंची, क्योंकि जो स्थिति अभी तक इस देश में हुई है उसमें हम पीछे गए। 10 साल पहले जो देश की स्थिति थी और जो एनडीए सरकार ने जहां देश को पहुंचाया था, वहां से देश बिल्कुल गिरते गिरते नीचे आ गया है। जब एनडीए की सरकार थी तो विकास की दर 9% और महंगाई की दर 4.5%, और अब विकास की दर 4.5% आंकड़ों की जगलरी से, वो भी वास्तविक नहीं, और महंगाई 9% होलसेल और कंज्यूमर प्राइस में तो 18%, 19% तक गई है। तो ये जो देश में ह्रास हुआ है, कमी आई है, हम नीचे गिरे हैं और शायद इतना नीचे कभी नहीं गिरे हैं इन पिछले 50-60 सालों। तो वहां से उठकर अगर हमें आगे जाना है, दुनिया से हमें प्रतिस्पर्धा करनी है, तो इस उछाल को आगे लेना पड़ेगा, हमें एक जंप लेनी पड़ेगी, एक तेजी गति से आगे चलना पड़ेगा। तो उसकी दृष्टि से सारे सुझाव इसमें दिए गए हैं और उसमें नौजवान खास तौर पर इनका भी योगदान होना चाहिए इस उछाल को बहुत तेजी से आगे ले जाने के लिए। लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका भी योगदान हमें मिलना चाहिए, उनके तजुर्बे का, उनके द्वारा किए गए देश की सेवाओं का जो उनको अनुभव है, उसका एक स्वाभाविक लाभ हमें मिलना चाहिए और हम उनकी भी पूरी मदद इसमें लेंगे ताकि देश आगे बढ़े। नौजवानों की स्फूर्ति से, नए विचारों से, उनके अंदर के जोश से, उनके सपनों से वो आगे ले जाना चाहते हैं, तो उसको एक आवश्यक धरातल मिले तजुर्बों का, उसके लिए हम सीनियर सिटीजन्स को भी शामिल करेंगे। महिलाएं, ये हम राष्ट्र निर्माता मानती हैं, उनका योगदान इसमें बहुत आवश्यक है और ये तभी हो सकता है जबकि देश में शिक्षा का बहुत प्रसार हो। एक अशिक्षित देश ऊंचा नहीं जा सकता। जितना ऊंचा हम जाना चाहते हैं, उतनी ऊंचाई तक शिक्षा का स्तर ले जाना पड़ेगा और हमें अपनी शिक्षा संस्थाओं को
दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धी बनाना पड़ेगा और हमारे देश की शिक्षा संस्थाएं ये विश्वमान्य बने, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। अभी तक जो स्थिति है उसमें हमारे देश के विश्वविद्यालय या अन्य संस्थान दुनिया की किसी और देश की तुलना में कहीं टिकते नहीं हैं। जब एनडीए सरकार थी तो हमारे कुछ विश्वविद्यालय और कुछ तकनीकी और वैज्ञानिक संस्थान दुनिया के होराइजन पर थे, हमारे क्षितिज पर थे। आज नहीं है। कोई भी विश्वविद्यालय आज दुनिया की 100 विश्वविद्यालयों के अंदर नहीं आता है। तो ये एक हमारे शिक्षा की भारी कमी है। रिसर्च नहीं है, अध्यापकों का भारी अभाव है। बहुत सी शिक्षाएं संस्थाएं चल रही हैं, उसमें कई बार देखने को आया है कि रोटेशन से अध्यापक चलता है। सुबह यहां पढ़ा रहा है, शाम को कहीं और पढ़ा रहा है, रात को कहीं और पढ़ा रहा है। अध्यापकों की भारी कमी है, तो उसके लिए भी हम पूरा प्रबंध करेंगे। एक और दिक्कत है कि हमारे यहाँ नौजवान तो है मगर उसकी स्किल्स नहीं है, तो हम वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए बहुत स्पेशल प्रोग्राम्स इसमें रखे हैं और प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, उसके लिए भारी प्रयास इसमें किया गया है। और यहाँ तक है कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनको इंसेंटिवाइज करने के भी सारे सुझाव इसमें दिए गए हैं। अर्थव्यवस्था को अपनी इस अधोगति से निकालने के लिए कुछ सुझाव इसमें दिए गए। उसमें टैक्सेशन के सुधार की बात कही गई है कि टैक्सेशन के जो आज के कानून हैं उससे लोगों को परेशानियां बहुत हैं। कई बार जो टैक्स की नीति बनाई है सरकार ने, उससे लोगों को लगता है कि ये कोई आतंकवाद है टैक्स का, टैक्स टेररिज्म हो रहा है। 10 साल पुरानी चीजों के ऊपर बाकी वापस जाके कुछ नीतियां बनाई जाएं तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो भाग जाएंगे। और अगर इकोनॉमी को आपने आगे ले जाना है तो उसमें निवेश, इन्वेस्टमेंट ये करना जरूरी है। उसके सारे रास्ते इसमें सुझाए हैं कैसे किया जाएगा। बैंकों की हालत खस्ता है, उन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी इसमें पूरे विस्तार से किया गया है। अर्थव्यवस्था का मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर ये इस समय बहुत आवश्यक है। बिना मैन्युफैक्चरिंग के जॉब्स नहीं आएंगी, नौकरी नहीं बनेगी। मैन्युफैक्चरिंग का सामान अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा तो हमारा सीएडी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम नहीं होगा। अगर हमें विदेशी पूंजी इकट्ठी करनी है तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। तो इसके लिए ब्रांड इंडिया ये हमें तैयार करने होंगे। इंडिया इनोवेट्स, इंडिया क्रिएट्स ब्रांड्स एंड इंडिया लीड्स। जब तक हम ये मनोवृत्ति नहीं करेंगे कि भारत को अपनी पहचान वाले उत्पाद बनाने होंगे, उनको ठीक से मार्केट करना होगा और नए नए हर बार आविष्कार नए करने होंगे। और जितनी जल्दी हम इनोवेशंस करेंगे उतनी ही जल्दी हमारे ब्रांड्स दुनिया के बाजार में आएंगे और उतनी ही जल्दी हमारी अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा, सुधार आएगा और उतनी ही जल्दी हमें लोगों को रोजगार देने में सुविधा मिलेगी। इसकी दृष्टि से माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की भूमिका का वर्णन किया गया है। कृषि में उसको प्रोडक्टिव, साइंटिफिक और रिवार्डिंग बनाने की बात कही गई है। किसानों को उनकी लागत मूल्य के ऊपर 50% दाम बढ़ाकर उन्हें मूल्य मिलना चाहिए, इसके बारे में बहुत आग्रह किया गया है। फिर जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हैं उनकी दृष्टि से क्या हम कर सकते हैं वो सारा इसमें लिखा गया है। टूरिज्म को बहुत हमें आगे बढ़ाना है और जो हमारा अनटैप्ड पोटेंशियल है उसके लिए कुछ नए टूरिस्ट सर्किट्स, 50 नए टूरिस्ट सर्किट्स हम बनाएंगे, इसका उसमें उल्लेख किया गया है। फिर जो हमारे आर्टिजन्स हैं, जो गरीब आज पड़े हैं पिछड़े, लेकिन उनका जो उत्पाद है वो घरेलू कामों में बहुत आता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो उनकी स्किल बढ़ाना, उनके लिए सुविधाएं देना, उनको मॉडर्नाइज करना जिससे वो आगे चल सके। फिर बिजनेस एंड ट्रेड और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात है। उसमें हमारा स्टैंड हमेशा से रहा है कि बारिंग मल्टी ब्रांड रिटेल, बाकी जहां भी एसेट फॉर्मेशन और देश के लिए जॉब्स क्रिएट करने के क्षेत्र होंगे उस सब में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर साथ ही साथ हमने इसमें हाउसिंग के बारे में, जो अर्थव्यवस्था को भी सुधारता है और लोगों की महती आवश्यकता है, तो भारत में हर व्यक्ति के पास एक पक्का घर हो,
इसको इस दृष्टि से हमने इसमें रखा है। आगे के लिए जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो हमने इसके अंदर रखे हैं। जैसे उनमें से कुछ का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। गांव में जिससे कि लोग इंटरनेट का प्रयोग कर सकें। एक तो देश भर में गैस ग्रिड की स्थापना करना, एक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हर गांव में जिससे कि लोग इंटरनेट का प्रयोग कर सकें, वाईफाई जोन्स उनको मिल सकें, और जो हमारी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है उसका हम विशेष रूप से विकास करेंगे। रेलवेज में भी जो हमारा आगे का नेटवर्क है वो एक एग्री रेल नेटवर्क होगा। किसानों की दृष्टि से, कृषि उत्पाद की दृष्टि से, जो कृषि के उत्पाद का आना जाना है उसके लिए हमने एक बात ये भी कही है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एग्रीकल्चर का एक नेशनल मार्केट बने, राज्यों की सलाह से, कि किस तरह से एक मुक्त व्यापार अनाज के मामले में किया जाए और अनाज का अभाव कहीं भी न हो सके और किसान को अपने उत्पाद के अच्छे दाम भी मिल सके। तो तभी संभव है जबकि कृषि उत्पादों के लिए दूध हो, सब्जियां हो, फल हो, अनाज हो, ये इसको सरलता से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाया जाए और वो बिल्कुल मॉडर्नाइज यातायात के साधन हो, रेफ्रिजरेटेड हो तो जहां जरूरत है वो भी मिले। इसी तरह से रेल, टूरिज्म की रेल के लिए विशेष व्यवस्था है जिसमें पिलग्रिमेज रेल की भी एक व्यवस्था होगी। फिर जो आपके रेलवे के तमाम ब्रिज हैं, पुल हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं जो पुराने हो गए, खड़े हो गए, उनको बदलने की बात है। और इसके साथ साथ एक हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क, देश को जिस तरह से सड़कों के जाल के द्वारा मिलाया गया है, इसी तरह से एक डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट हमारे देश में, आप जानते हैं कि अब 1947 के बाद हमारे देश में हमारे जनतंत्र की, गणतंत्र की, हमारी स्वाधीनता की नई डायमंड जुबली, प्लैटिनम जुबली आ रही हैं, तो उनके ध्यान में रखते हुए इसको किया है। फिर सबसे बड़ी बात पानी के लिए कही गई है कि वाटर स्ट्रेटेजी हम करेंगे, किसानी की दृष्टि से हर खेत को पानी और हर गांव में हर व्यक्ति को पीने का पानी पाइपलाइन के द्वारा पहुंचाने की बात कही गई है। और भूमि तल के नीचे जो पानी है उसको हार्नेस करने के लिए कहा गया है, जिससे कि पानी का अभाव न हो, क्योंकि पानी आने वाले वर्षों में दुनिया के लिए संकट पैदा कर सकता है। तो भारत को उसी के बारे में अभी से अपने आप को सुरक्षित करना होगा और जहां जहां फिजिबल है वहां नदियों को जोड़ने की बात भी कही गई है। ये आगे के जो हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आम आदमी के लिए जरूरी हैं वो रखे गए हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्रेट कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर को जोड़ना और वहां की यातायात के प्रबंध को ठीक करना, और सबसे बड़ी बात यह है कि बॉर्डर और कोस्टल एरियाज का यातायात और उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाना, क्योंकि देश के विकास में पोर्ट बेस्ड डेवलपमेंट की बहुत महती भूमिका होती है। भारत अपने प्राचीन काल में भी अपने पोर्ट्स के आधार पर, अपने जल शक्ति के आधार पर, नौका शक्ति के आधार पर दुनिया में गया हुआ था। सबसे पहले जहाजरानी हिंदुस्तान में शुरू हुई थी। तो इसलिए ये हमारा बहुत पुराना एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें हमने किसी से कभी मार नहीं खाई थी, लेकिन आजकल हम बहुत पीछे हैं। तो उसकी दृष्टि से अगर पोर्ट लेड डेवलपमेंट करना है तो शिप बिल्डिंग इसका विकास करना होगा, तो वो भी समुद्र के किनारे होगा। तो फिर उस क्षेत्र का विकास करना, कोस्ट का विकास करना और इन तमाम हमारे जो पोर्ट्स हैं इनको मिलाना, इसके लिए एक सागरमाला प्रोजेक्ट, इसकी बात कही गई है। फिर जो हमारी श्रमिक शक्ति है उसके लिए पूरे कई प्रोग्राम्स ऐसे रखे गए हैं और एक नया कंसेप्ट इसमें दिया गया है कि श्रम और उद्योग, टेक्नोलॉजी और पूंजी, ये सब मिलके एक फैमिली के तौर पर चलें, इंडस्ट्री फैमिली, ताकि विवाद कम से कम हो और पूरे इंडस्ट्री का, पूरे उद्योग का हित, उद्योगपति भी, जो उसके टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो भी, जो श्रमिक फोर्स है वो भी, और जो उसके उपभोक्ता हैं वो भी,
ये सब मिलके इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि उद्योग चलता रहे, उद्योग निरंतर चलता रहे और किसी भी तरह से उसमें घाटे की या बंद होने की स्थिति ना आए। और अगर कभी वो ऐसी स्थिति आती भी है तो श्रमिकों की जो वेजेस हैं उसको सबसे पहले भुगतान किया जाना चाहिए। ये भी इसमें विशेष रूप से हमने श्रमिकों के लिए आग्रह किया है। अब पानी के बारे में एक बात का और विशेष ध्यान रखा गया है कि वो साधन जिससे खेती में ज्यादा पानी वेस्ट होता है उनका सुधार किया जाए और कम पानी से ज्यादा उत्पादक फसल एक ड्रॉप में कितनी बढ़ सकती है उसका चिंतन करते हुए सिंचाई के नए साधन जिसमें कम पानी का उपयोग हो और प्रोडक्टिविटी बढ़े, उस पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हेल्थ सर्विसेज में आज लगभग 78% खर्च हर आदमी अपने स्वास्थ्य के ऊपर खुद करता है, आउट ऑफ पॉकेट करता है, और ज्यादा से ज्यादा जो उसको सहायता मिलती है वो 20% की मिलती है। तो इसको ये एक तरह से गलत है। स्वास्थ्य सुरक्षा हर व्यक्ति को एक नैतिक और उसके जीवन का मूलभूत अधिकार है, तो इसको हम बदलेंगे। और उसकी दृष्टि से ये कहा गया है कि एक तो नई हेल्थ पॉलिसी बनाएंगे जो 2002 के बाद बनी नहीं। इसी तरह से नेशनल हेल्थ एश्योरेंस मिशन ये हम जारी करेंगे ताकि हर एक व्यक्ति को यूनिवर्सल हेल्थ केयर की तरफ हम आगे ले जाएं, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और इफेक्टिव हेल्थ केयर सिस्टम हो। और साथ ही साथ हम तमाम जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको मॉडर्नाइज करेंगे, अपग्रेड करेंगे और हर स्टेट में एक एम्स इस तरह से वहां बनाई जाए। ये हमारा इसमें घोषणा पत्र में संदेश है। साथ ही साथ योग और आयुर्वेद, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारे वो ऐसे सिस्टम्स हैं जो आम आदमी के लिए सुलभ होते हैं और बड़े इफेक्टिव होते हैं। तो उसके लिए ये कोशिश की जाएगी कि नए इंटीग्रेटेड कोर्स चलाए जाएं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और जिसमें आधुनिक विज्ञान भी हो और आयुर्जिनोमिक्स जैसे नए सब्जेक्ट भी डाले जाएं। और साथ ही साथ जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं उनका साइंटिफिक वैलिडेशन किया जाए और इसको व्यापक पैमाने पर किया जाए ताकि हमारी दवाइयां विश्व में दवाइयों के तौर पर एक्सेप्ट हो सकें। अभी वो खाली एक फूड हेल्प के तौर पर लोग दुनिया में स्वीकृत हैं। हम चाहते हैं कि वो इस मामले में आगे जाएं और इसलिए उसके लिए हमने ट्राइबल्स के उन तमाम क्षेत्रों में जहां जड़ी बूटियां बहुत होती हैं उसके लिए विशेष प्रबंध किया है, विशेष प्रावधान किया है कि जड़ी बूटियों का और मेडिसिनल प्लांट्स का उत्पादन और उनका मूल्य, उसके लिए व्यापक मार्केटिंग व्यवस्था ये की जाए। पिछले समय में जब एनडीए सरकार थी हमने देखा था कि हल्दी और अदरक ऐसी चीजें हैं जो मिजोरम में और तमाम नॉर्थ ईस्ट में 1 रुपये 2 रुपये किलो बिकती थी और वो यहाँ के बाजार में आकर के उसका जो भी दाम लगता था उसका लाभ किसान को नहीं होता था। तो उस समय वाजपेयी जी की सरकार के ज़माने में साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की तरफ से हमने उनको एक टेक्नोलॉजी दी जिंजर ऑयल बनाने की। तो नतीजा ये हुआ कि वहाँ के लोगों को, किसानों को 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना तक दाम मिलने लगा और वहीं घर बैठे उनके लिए मार्केट आ गया और जिंजर ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट है। इसी तरह से हमारी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको अगर हम आगे बढ़ाएंगे और इन उत्पादों का लाभ देंगे तो देश के आम किसान को भी लाभ होगा, मार्जिनल फार्मर को भी उसका लाभ होगा, वो छोटे से खेत में अपने इनको कर सकता है। छत्तीसगढ़, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट और केरल जैसे राज्यों में, उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्यों में जहां ये बहुतायत से मिलती है, क्योंकि हमें ये देखना है कि ये विज्ञान तो हमारा था लेकिन चीन इसमें हमसे आगे जा रहा है। हम इसको आज भी कर सकते हैं और आम आदमी के लिए यहाँ लाभकारी दवाइयाँ भी दे सकते हैं और दुनिया को भी फायदा पहुँचा सकते हैं।